नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। दोस्तों, कल हरियाणा रिजल्ट आ गया और कुछ ऐसा हुआ जिसे जनता और विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जो हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस का भविष्य को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित किया है कल की केस ने। आखिर कांग्रेस कहाँ छुप गई और ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई या फिर प्रचार में कहीं कमी रह गई, या दलित वोट, यादव वोट, जाट वोट, ये कौन सा कॉर्नर है जिसको उसने अनदेखा कर दिया? क्या कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा की आंतरिक खींचतान ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है? दोनों नेताओं के बीच की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और राजनीतिक बदले की भावना ने कांग्रेस को सत्ता से बहुत दूर कर दिया है। अगर ये दोनों मिलकर चुनाव लड़े होते तो शायद आज कांग्रेस की स्थिति कुछ और होती। आइए इसी विषय पर चर्चा करते हैं और हमारे साथ आज मौजूद हैं हरियाणा से बलवंत अक्षत जी, और जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार रमा जी। सर ये क्या हुआ, कल एकदम से पासा पलट गया, कोई उम्मीद नहीं थी, क्या चर्चाएं चल रही थी उसके अपोजिट हो गया। हम लोग तो बहुत ही कंफ्यूज हो गए हैं हरियाणा को लेकर। थोड़ा आप दृष्टि दिखाएं, दिशा दिखाएं, आखिर क्या हुआ है? क्या कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच की राजनीति है, उसने कांग्रेस को हरा दिया, या फिर कुछ और? मैं तो रोमा यही कहूंगा कि भाजपा ही खुद हैरान थे कल के रिजल्ट से, कांग्रेस तो परेशान थी ही। ये हैरान परेशान करने वाला रिजल्ट था, पत्रकारों के लिए भी, सर्वे एजेंसियों के लिए भी, सट्टा बाजार के लिए भी, कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जो खुद को सत्ता में आते देख रहे थे उनके लिए भी। और जितनी 48 सीटें आई है उससे ये हैरान तो भाजपा भी थी कि हम पहली बार जब बहुमत में आए तो हमको 47 सीटें मिली और बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है। फिर दूसरी बार उनको 40 सीटें मिली और इस बार जब रिपोर्ट ये थी कि भारतीय जनता पार्टी 20, 22, 25 सीटों तक सिमट जाएगी, तब उनको 48 सीटें मिलना और कांग्रेस की 31 से बढ़ के 37 सीटें होना। और रोमा ये वोट का जो अंतर है वो 1% से भी कम है, 0.94 अंतर है दोनों पार्टियों के वोट में। लेकिन सीटों में इजाफा जो है वो 11 सीटों का है। तो आपने पूछा कि भी इस रिजल्ट की वजह क्या है, तो मैं ये मानता हूँ कि एक तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और कॉन्फिडेंस मान लीजिए आप। उन्होंने लोकसभा चुनाव में 10 में से जब 5 सीटें जीती, तो उन्होंने मान लिया था कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आ रही है। और ये जो एक आत्मविश्वास था, वो बढ़ा हुआ आत्मविश्वास जो है, वो शायद हो सकता है माइक्रो मैनेजमेंट के रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। उनकी कोशिश रही कि हर उस वर्ग को जोड़ लें जो कांग्रेस के साथ जा सकता है। कांग्रेस के साथ जो बड़ा वर्ग था, जाट समुदाय था, दलित समुदाय था, मुस्लिम समुदाय था और किसान कम्युनिटी से जुड़े हुए सिख समुदाय के लोग भी कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिखाई देते थे। और आखिर आखिर में रोमा चुनाव खत्म होने से पहले तक तो कांग्रेस को लगने लगा था कि हम 60-61 सीटें जो है वो आराम से जीत लेंगे, बहुमत से आंकड़ा बहुत दूर होगा। और भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कोई उत्साह नहीं था। हालांकि चुनाव तो जीतने के लिए लड़ा जाता है और पार्टी का हर कार्यकर्ता नेता कोशिश भी कर रहा था, प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक आए। लेकिन जो दिल्ली में भाजपा के पास, यहाँ जो लोगों ने बताया उनके पास रिपोर्ट थी कि कांग्रेस को 51 सीटें मिल रही हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि मतदान के बाद नायब सिंह सैनी साहब ने कहा कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। और उनकी कही हुई बात सच साबित हुई और बाकी सारे राजनीतिक पंडित जो है वो इस मामले में फेल हो गए। जी सर, राजनीतिक पंडित कितने एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ मैंने प्रोग्राम किया जो 100% श्योर थे कि कांग्रेस पार्टी आ रही है, जिनकी भविष्यवाणी एकदम सटीक होती थी। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो पीएम की, मोदी जी की वो देख रहे हैं, जनकुंडली देख रहे हैं और राहुल जी की देख रहे हैं, पूरे सटीक अपने वो दे रहे हैं अपने जो भी है व्यू। लेकिन क्या हुआ, सारी चीजें पलटी मार गई और सभी लोग बहुत हैरान हैं। चलिए अब जी। जो हुआ को आगे देखना, कांग्रेस क्या करती है। क्या कांग्रेस को दलित और जाट समुदाय के वोट बैंक को फिर से हासिल करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, और क्या इन दोनों नेताओं के बीच की लड़ाई को सुलझाना संभव है? कि मैं तो रोमा आपको कहूंगा कि दक्षिण हरियाणा जो था उसमें भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस 14 में अच्छी रही थी, 19 में अच्छी रही और इस बार भी बहुत ही अच्छी रही है। दूसरा जीटी रोड बेल्ट जो अंबाला से चंडीगढ़ से और दिल्ली तक जाता है, वहाँ शहरी क्षेत्रों में भी भाजपा की पकड़ मजबूत रही है शुरू से।
और इस बार भी वो पकड़ साबित हुई है। लेकिन बड़ी बात इस बार जो हुई है वो देखने को मिला कि जाट बेल्ट में भी भारतीय जनता पार्टी घुस गई है। यानी कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है रोहतक, वहाँ सोनीपत जिले में कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। दादरी की दोनों सीटें भाजपा ने जीती और जो किरण चौधरी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू हैं, उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ी तो लगा था कि वो तोसाम एक सीट पर अपनी बेटी को चुनाव जिता लेंगे, ऐसा लगता था। लेकिन पूरे जिले में, भिवानी में और दादरी में भारतीय जनता पार्टी कई सीटें जीतेगी इसका अनुमान नहीं था। दूसरी जो आपकी बात थी कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की जो आपसी अनबन है, उससे भी कांग्रेस को निश्चित तौर पे नुकसान हुआ है। जाति सूचक टिप्पणी का इस्तेमाल करने के बाद जो कुमारी शैलजा मैडम 5-10 दिन तक चुनाव प्रचार से दूर रही, उससे दलितों में इस तरह का मैसेज गया कि हमारी सम्मानित नेता हैं, उनका अपमान किया गया है जाति सूचक टिप्पणियाँ करके। हालाँकि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब ने उनको कहा, वो हमारी बहन है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जो इस तरह की टिप्पणियाँ करने वाले लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हो सकते और जो भी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करती रही कि भई पहले मिर्चपुर कांड हुआ था कांग्रेस के राज में, गोहाना कांड हुआ, दलितों पर ज्यादती हुई, अशोक तंवर को पार्टी से पीट के निकाल दिया गया। अब कुमारी शैलजा जो मुख्यमंत्री पद की दावेदार है, उनके बारे में ऐसी टिप्पणियाँ की जा रही हैं। तो दलित समुदाय में भी 2 हिस्से हैं, दलित में ए और बी कैटेगरी हैं। बी कैटेगरी जो है वो भाजपा के साथ थी, ए कैटेगरी के 11-12% वोट जो है, उनकी उम्मीद थी कि वो कांग्रेस को आएँगे, 9% जो है वो दूसरी बी कैटेगरी के लोग भाजपा के साथ जाएँगे। लेकिन जो 11% वोट है, उसमें भी मुझे लगता है रोमा कुछ ना कुछ कांग्रेस को नुकसान हुआ है और यही वजह है कि 0.94% वोट के कमी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की 48 सीटें हो गई। सर यादव वोट है काफ़ी, हरियाणा में यादव वोट भी है, तो उसका बेनिफिट नहीं मिला। क्या इसकी वजह अखिलेश यादव रहे हैं? जो अखिलेश यादव को भी उन्हें हरियाणा बुलाना चाहिए था प्रचार-प्रसार के लिए, उनको भी उन्होंने अनदेखा कर दिया। क्या ये भी कोई वजह रही होगी? इसके बारे में बताएँ आप। रोमा वैसे तो एक-एक वोट से ही सरकार बनती है। एक वोट से अगर आप मुझसे पूछें कि एक वोट का क्या महत्व है, तो मुझसे ज़्यादा वोट का महत्व वो जानते हैं, जो राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे और विधानसभा के अभी तक कांग्रेस राज में स्पीकर थे। वो उदयपुर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी से सिर्फ 1 वोट से हार गए थे और 1 वोट जी, से हारने की वजह से वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उनसे दूर चली गई। अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री बन गए थे। तो मेरा ये मानना है कि चुनाव के मौके पर तो किसी को भी नाराज़ होने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। हर वर्ग को मनाने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन जिस आपने अखिलेश यादव साहब की बात की, अखिलेश यादव साहब का उत्तर प्रदेश में बहुत असर है, हरियाणा में उन्होंने कभी दौरे नहीं किए। लेकिन उनकी पार्टी को अगर 2 सीटें जैसे कि बातचीत चल रही थी, 2 सीटें मिलती और वो दक्षिण हरियाणा में दौरा करते, तो यादव बहुल इलाके में कांग्रेस को फ़ायदा हो सकता था। हरियाणा का जो यादव समाज है, वो 2014 से लेकर आज तक हमने देखा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था। जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो सांसद बेटे हैं दीपेंद्र सिंह, पिछले चुनाव में जिस कोसली कॉन्स्टिट्यूंसी से 75,000 वोट से हार गए थे, इस बार उनको वहाँ ना केवल 75,000 का मार्जिन पूरा किया बल्कि कुछ वोटों से वो जीत के निकले थे। और उसी कोसली कॉन्स्टिट्यूंसी में जगदीश यादव जिन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को बढ़त दिलाई थी, वो खुद हार गए चुनाव। और कैप्टन अजय सिंह यादव एक बड़े चेहरा हैं, 6 बार विधायक रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, उनके बेटे चिरंजीव राव पिछले चुनाव में जीते थे। इस बार वो उस उम्मीदवार से हारे जो कोसली छोड़ के रेवाड़ी में चुनाव लड़ने के लिए आए थे और उनकी हार भी करीब 30,000 के आसपास की है, ये छोटी हार नहीं है। मतलब बड़े सर एक एक सवाल मेरा और कि कांग्रेस पार्टी के जो चुनाव के जो नतीजे हैं, उनको चुनौती क्यों नहीं दे रही वो इस बार? जबकि फॉर्म 70 सी जैसी जो जानकारी है पूरी उपलब्ध है। क्या पार्टी को चुनाव से पहले कोई संकेत मिले थे कि नतीजे ऐसे होंगे जो उसे कोर्ट में जाने के लिए रोक रहे हैं? कोर्ट में क्यों नहीं जा रही इस बार? उसको चुनौती क्यों नहीं देखिए, दे रही? मैं कहता हूँ जयराम रमेश साहब कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, उन्होंने चुनाव आयोग को एक अर्जी भी दी थी। हालाँकि चुनाव आयोग ने उनकी अर्जी रिजेक्ट कर दी है। कांग्रेस मंथन कर रही होगी कि हम आगे क्या करना है उनका। तो आप एक तो ये मान के चलिए कि अभी तो कांग्रेस के नेता जो मुख्यमंत्री दफ्तर में बैठ के किस अधिकारी को कहाँ नियुक्ति देनी है, क्या-क्या आगे 7 गारंटियाँ कैसे पूरी करनी है,
इन पर मंथन कर रहे थे, अब वो अपनी हार पर मंथन कर रहे हैं कि हार की वजह क्या रही है, कौन-सा समाज हमसे दूर चला गया और उसकी वजह क्या है, कैसे उनको वापस जोड़ा जाए। तो अभी तो इस बात का मंथन चल रहा है, अदालत की कार्रवाई या इलेक्शन कमीशन को फिर से कोई अर्जी देनी होगी, तो उसको अभी हमारे सामने इस तरह की रोमा कोई बात नहीं आई कि आगे कांग्रेस क्या करने जा रही है। फिलहाल तो वो इसी बात को लेके परेशान है कि हाथ आई कुर्सी एकदम से एक ही रात में उनसे दूर चली गई है। दूसरा रोमा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि जब किसी विधायक के खिलाफ कांग्रेस के ईडी का छापा पड़ता है, तो आम तौर पर ये माना जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ईडी का विधायकों के खिलाफ दुरुपयोग कर रही है। उनको तोड़ने की कोशिश है, उनको डिमोरलाइज़ करने की कोशिश है। तो हरियाणा में 3 विधायकों के खिलाफ जो है इस तरह की कार्रवाई हुई थी। धर्म सिंह छोकर हैं समालखा से, तो उन्होंने कांग्रेस ने उनको टिकट दिया लेकिन वो चुनाव हार गए। सोनीपत से सुरेंद्र पंवार थे, उनके यहाँ छापा पड़ा, उनको गिरफ्तार भी किया। हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को उनके खिलाफ मामले को अवैध करार दिया, वो जमानत पे भी आ गए, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। तीसरे यादव समुदाय में एक बड़ा चेहरा है राव दान सिंह महेंद्रगढ़ सीट से जहाँ राहुल गांधी ने अपनी आखिरी रैली की थी चुनाव प्रचार से पहले और उन्होंने रामविलास शर्मा जो भाजपा के एक बड़े नेता रहे उनको हराया था। लेकिन इस बार वो एक साधारण से भाजपा के कार्यकर्ता से चुनाव हार गए। उनके यहाँ भी ईडी ने उनकी संपत्ति जब्त की थी। तो मैं सोचता हूँ कि जो लोगों में एक धारणा बनती है कि ईडी ने छापा मारा है, ईडी परेशान कर रही है, केंद्र सरकार उनको परेशान कर रही है, लेकिन मतदाताओं पर इसका मतलब कोई असर नहीं हुआ और वो तीनों ही कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव हार गए, जबकि वो तीनों पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और धर्म सिंह छोकर तो 2 बार 3 बार विधायक रह चुके हैं शायद। एक और रोमा जो बात हुई कि जो भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही थी कि हम बिना खर्ची पर्ची की नौकरी देते हैं, तो हमको लगता था भाई छोटी नौकरियां दी हैं, किसी को पीएन की नौकरी दी है, किसी को बाबू की नौकरी दी है, बड़ी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस ढंग से नहीं मिली जिस ढंग से भाजपा ने प्रचार किया था। लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायकों ने इस तरह के उनके वीडियो वायरल हुए कि हमारी सरकार आएगी तो नौकरियों में हमारा कोटा होगा और हम नौकरियां जो वोट फालतू दिलाएगा उसको देंगे। एक वीडियो था नीरज शर्मा का। नीरज शर्मा चुनाव हार गए फरीदाबाद एनआईटी से। दूसरा इसी तरह का वीडियो था कि हम आएँगे तो अपना घर भरेंगे। गोगी साहब थे असंध से विधायक, वो भी चुनाव हार गए। एक वीडियो आया था कुलदीप शर्मा साहब का जो पूर्व स्पीकर हैं, वो भी चुनाव हार गए। यानी कि जो कांग्रेस विधायकों के जो वीडियो थे या कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के जो वीडियो आए, उसने भी कांग्रेस को मुझे लगता है डैमेज किया है। तो कुल 11 विधायक ऐसे 11 ऐसे बागी भी थे, जिन्होंने कांग्रेस को चुनाव हरवाने में अहम भूमिका निभाई या तो खुद जीते या कांग्रेस को उन्होंने चुनाव हरवा दिया। तो 0.94% का अंतर कांग्रेस को सत्ता में आने से रोक गया रोमा। सर कांग्रेस को कैसे मजबूत करना होगा अपने आप को? दूसरी, तीसरी बार फिर से बीजेपी क्या दोबारा सत्ता में आ पाएगी कांग्रेस? कुछ उम्मीद है क्या? देखो रोमा, हम तो जर्नलिस्ट के नाते लोगों से बातचीत करके उन हवा का रुख भाँप के हम तो टिप्पणी कर रहे थे। मैं तो अपने कहे पर भी मुझे थोड़ा अफ़सोस है कि मैंने कांग्रेस को 60 के आस-पास सीटें बताई थी, लेकिन परिणाम उस ढंग का नहीं रहा। तो टीवी पे बोल के ही अगर हमको अफ़सोस है कि हमसे कुछ गलती हुई है, तो कांग्रेस जिसकी सत्ता आते-आते रह गई हो, 10 साल से पहले ही सत्ता से बाहर हों, तो आप मान लीजिए कि कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मोरल तो डिमोरलाइज़ होगा ही। लेकिन राजनीति के मैदान में जो खड़ा है, वो हमेशा एक जैसी परिस्थितियाँ नहीं होती, उसे इंतज़ार होता है। अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बर्खास्त हुई, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, लगा कि अब इनकी सरकार नहीं आएगी, लेकिन 1999 में बंसीलाल की सरकार गिरा के चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने और फिर दोबारा उनको बहुमत मिला, फिर वो मुख्यमंत्री बने। तो राजनीति के मैदान में जो खड़ा है, उसका कब समय आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। सर अब महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं, तो क्या इसका हरियाणा का इम्पैक्ट जाएगा महाराष्ट्र? निश्चित तौर पे जाएगा, क्योंकि अगर हरियाणा में कांग्रेस सरकार में आ जाती, तो आप वहाँ महाराष्ट्र तक उसका असर होता। कांग्रेस थोड़े एग्रेसिव मूड में होती है। अब जो सीटों का बँटवारा होगा, उसमें भी कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर होगी। एनसीपी या जो उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी है, वो जैसा चाहेंगे वैसे कांग्रेस को समझौता करना पड़ेगा या फिर वो अपनी शर्तों पे समझौता करते हरियाणा में आते तो।
झारखंड में भी कांग्रेस जो है उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो वहां भी जेजेएम की जो शर्तें होंगी हो सकता है कांग्रेस उन पर सहमत हो जाए। लेकिन कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी पहले की तुलना में कमजोर होगी। हरियाणा में आई होती तो एग्रेसिव होते। और एक बड़ी बात ये थी कि हुड्डा साहब ने कहा कि हम बॉर्डर खोल देंगे, यानी कि हरियाणा और पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेके बॉर्डर खुलने के बाद दिल्ली में जाते तो केंद्र सरकार के लिए परेशानी का कारण बनता, क्योंकि एमएसपी को कानूनी रूप देना संभव नहीं है और ऐसी सूरत में किसान बिना अपनी मांगे मंजूर करवाए वापस लौटने के मूड में नहीं रहते और कांग्रेस की परेशानियां बढ़ती। ये खबरें अखबारों में या टीवी चैनलों पे चलती तो लोगों में उसका भी एक असर होता और महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी को फायदा होता। अब देखते हैं वो आने वाले चुनाव के लिए वहां क्या रणनीति बनती है, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।